Hello everyone, I am Dr. Sunil Kumari. First of all, don't forget to subscribe this channel Sunil Insights to get its updates. In this video, we will continue the previous one that was on amalgamation, absorption and reconstruction, of which link I will drop in description box. Today's topic is purchase consideration. When two or more companies are amalgamated or one company purchases another one under absorption, an amount will be negotiated between the transferee company and transferor for which business will be transferred. It's obvious, जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को अपना बिजनेस हैंडओवर करेगी तो कुछ अमाउंट तो वसूल करेगी. सो दैट एग्रीड अमाउंट, इस एग्रीड अमाउंट को ही क्या कहा जाता है? परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है. सो परचेज कंसिडरेशन इज नथिंग बट इट्स एन एग्रीड अमाउंट टू बी पेड, जो पे करनी है ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफरर कंपनी को. किस लिए? फॉर द एक्सचेंज ऑफ बिजनेस या ओनरशिप, यानी कि उसने अपने बिजनेस की एसेट्स की ओनरशिप ट्रांसफर की है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हाउ दिस अमाउंट विल बी कंप्यूटेड. इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देयर आर 4 मेथड्स, 4 विधियां हैं इसकी. फर्स्ट वन इज लमसम मेथड, सेकंड वन इज नेट एसेट्स और नेट वर्थ मेथड, नेक्स्ट पेमेंट मेथड एंड लास्ट वन इज इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड. फर्स्ट वन इज लमसम मेथड, एक मुश्त राशि विधि, यानी कि दोनों पार्टीज या कंपनीज आपस में बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए वैसे ही एक राशि निश्चित कर लेती हैं. जैसे दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि भाई मैं अपना बिजनेस आपको 10 करोड़ रुपए में हैंडओवर करने को तैयार हूं, तो उसका दूसरी कंपनी एग्री हो जाती है, तो दैट्स नोन एज लमसम अमाउंट. इट्स वेरी इजी मेथड, बहुत आसान है, बट नॉट द साइंटिफिक, लेकिन वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन या टेक्निक तो अप्लाई की नहीं जाती, वैसे ही अनुमान लगा लिया जाता है. सो ये इसकी शॉर्ट कमिंग्स हैं कि ये नॉन साइंटिफिक है, नॉन मैथमेटिकल है, और ये इसका प्लस पॉइंट है कि ये आसान है. नेक्स्ट मेथड इज नेट एसेट्स और नेट वर्थ मेथड. नेट एसेट्स यानी कि इस मेथड के अंदर ये डिसाइड कर लिया जाता है कि जो नेट एसेट्स की वैल्यू होगी दैट विल बी पेड. अब नेट एसेट्स क्या होती हैं? नेट एसेट्स इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. एसेट्स में से किसको माइनस कर देंगे? लाइबिलिटीज को. अब आगे फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि भी कौन सी एसेट्स और कौन सी लाइबिलिटीज? टेकन ओवर वाली, यानी कि ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफरर कंपनी से जो एसेट टेक ओवर की है वो उसी के लिए तो पे करेगी ना. और कौन सी वैल्यू पे करेगी? जिस वैल्यू पर वो एग्री हुई है. आपकी बैलेंस शीट में आपने प्लांट की वैल्यू 1 लाख रुपए शो कर रखी है, लेकिन वो सामने वाली कंपनी ने कहा नहीं, आई एम रेडी टू टेक इट एट ₹90,000, मैं तो इसको 90,000 में रुपीज में लेने को तैयार हूं. तो वो कितना पे करेगी? 90,000 ही पे करेगी, जितने में वो एग्री करेगी. तो नेट एसेट्स में एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, लेकिन एसेट्स कौन सी? टेकन ओवर, और वैल्यू कौन सी? एग्रीड आर म्यूचुअली डिसाइडेड. अगर क्वेश्चन में ये आपको कहा है कि ऑल एसेट्स हैव बीन, कई बार क्वेश्चन में आपको नेम मेंशन नहीं किए होते कि कौन सी एसेट्स ली हैं, कौन सी लाइबिलिटीज ली होती है, आपको एक ही लाइन में बता दिया जाता है कि भाई ऑल एसेट्स हैव बीन टेकन ओवर, यानी कि कंपनी सारी एसेट्स ले ली हैं. अब ऑल एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड है, यहाँ कंफ्यूजन होता है. कई बार हम सोचते हैं कैश बैंक बैलेंस नहीं लिया होगा, क्योंकि जब भी कंपनी बिजनेस को टेक ओवर कर रही है तो वो जब परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट करेगी तो वो कैश में भी तो हो सकती है, तो कैश तो वापस ही करेगी, तो कैश का क्या टेक ओवर करना है. लेकिन नहीं, अगर ऑल एसेट्स कहा है तो कैश बैंक बैलेंस, कैश और बैंक बैलेंस भी टेक ओवर किया है. दूसरा गलती करते हैं बच्चे की गुडविल को नहीं टेक ओवर किया, गुडविल भी टेक ओवर किया होता है. प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये 3 चीजें हैं जो आपको लेनी ही लेनी है. एक्सपेंसेस का नाम देकर हम सोचते हैं एक्सपेंसेस एसेट थोड़ी ना होती, प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ देते हैं. नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस पेमेंट्स होती हैं, ठीक है, तो वो हमारी एसेट्स होती हैं. नेक्स्ट आता है कि भाई क्या इंक्लूड नहीं करना है एसेट्स में.
फिक्टिशियस एसेट्स को इंक्लूड नहीं करना है। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं? कहता है कि जो हिंदी में कहते हैं नाम मात्र की संपत्तियां, यानी कि जो वास्तव में एसेट्स नहीं है लेकिन किसी कारणवश बैलेंस शीट में दिखानी पड़ जाती हैं, तो ऐसी एसेट्स को फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। ऐसी कौन सी एसेट्स होती, कौन सी मजबूरियां होती हैं जो बैलेंस शीट में दिखानी पड़ती है? जितने भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं? जो ह्यूज अमाउंट में पेमेंट कर दी जाती है लेकिन इनका बेनिफिट कई सालों तक मिलता है। इसीलिए हम एक साल के प्रॉफिट में से उसको माइनस ना करके, राइट ऑफ ना करके, हम उसको धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ बेनिफिट, ठीक है, जितने सालों तक हमें उसका बेनिफिट मिलेगा उसमें उस एक्सपेंस को, एक्सपेंडिचर को एलोकेट करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अगर आपने ह्यूज अमाउंट में किए हैं तो उसका बेनिफिट कई सालों तक कंपनी को मिलता है, तो उसको 10 साल में अगर बेनिफिट मिलता है तो 10 साल में डिवाइड कर देते हैं। 1 लाख रुपया की एक्सपेंडिचर है तो 10 साल में यानी कि 10-10 हजार रुपये पर एनम आपके प्रॉफिट एंड लॉस में से राइट ऑफ होते चले जाते हैं, माइनस होते चले जाते हैं। तो बची हुई अमाउंट को कहीं ना कहीं तो शो करना पड़ेगा ना, तो उसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है। इसी तरह डिस्काउंट आर एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आर शेयर, शेयर या डिबेंचर्स के इश्यूज का बेनिफिट भी कई साल तक मिलता है, तो इनको भी कई बारी क्या, इनको भी जब तक राइट ऑफ नहीं होते बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया जाता है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस और भी कोई एक्सपेंसेस हो सकते हैं विच आर डेफर्ड इन नेचर, जो डेफर्ड टाइप के होते हैं, तो ये फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं कि गुडविल को भी फिक्टिशियस एसेट्स मानकर इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने अलग से उसको लिखा है कि गुडविल को इंक्लूड करना है लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स को इंक्लूड नहीं करना है। फिक्टिशियस एसेट्स में मैंने बता दिया है कि ये एक्सक्लूड आपको करने हैं। अब अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि ऑल लाइबिलिटीज हैव बीन टेकन ओवर, सारी लाइबिलिटीज टेकन ओवर कर ली हैं, टेक ओवर कर ली हैं, तो कौन सी लाइबिलिटीज से मतलब है ऑल का मतलब? ऑल मीन्स ओनली एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। यहाँ पर बैलेंस शीट में कुछ इंटरनल लाइबिलिटीज भी होती है। इंटरनल मीन जो अपनी ओनर यानी कि शेयर होल्डर्स की आइटम्स होती हैं, चाहे वो उसकी शेयर कैपिटल है, फंड्स हैं, रिजर्व्स हैं, ठीक है, जो हमारे शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट होते हैं या शेयर होल्डर्स की आइटम्स होती हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ऑल लाइबिलिटीज मीन्स एक्सटर्नल और आउटसाइड लाइबिलिटीज जो बाहर वालों को पे करनी है। अब इसमें अगर क्वेश्चन के अंदर कहा है कि ट्रेड लाइबिलिटीज हैव बीन टेकन ओवर, कि भाई कौन सी लाइबिलिटीज टेक ओवर की हैं? सिर्फ ट्रेड लाइबिलिटीज। तो ट्रेड लाइबिलिटीज में कौन क्या क्या इंक्लूड होता है? सिर्फ ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल शामिल होते हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल नहीं करना है? बैंक ओवरड्राफ्ट, टैक्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को नहीं करना है, क्योंकि बच्चे आमतौर पे ऐसी गलती करते हैं, इसीलिए मैंने इनको अलग से लिखा है कि इनको नहीं करना है इंक्लूड। नेक्स्ट, इसी को हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ये बैलेंस शीट गिवन है आपको, गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, कैश, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, ये एसेट साइड में गिवन है। लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, रिजर्व्स, P&L। नीचे लाइन पढ़ लीजिएगा, ट्रांसफरी कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस, द वैल्यूज प्लेस्ड ऑन वेरियस एसेट्स आर, यानी कि उसने ये एसेट्स और लाइबिलिटीज टेक ओवर की हैं। तो अब हमें कहीं पे भी हमें ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या लिया क्या नहीं लिया, क्योंकि क्लियरली मेंशन्ड है कि भाई ये एसेट्स लिए हैं और ये लाइबिलिटीज लिए हैं। अगर क्लियरली मेंशन्ड है तो नो प्रॉब्लम। हम नेट एसेट्स कैसे निकालेंगे? एसेट्स टेकन ओवर कौन सी वैल्यू पर? एग्रीड वैल्यू पर, माइनस के लाइबिलिटीज टेकन ओवर। अभी टेकन ओवर गुडविल को कितने में टेक ओवर किया है इसने? ₹60,000 में, जबकि बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू कितनी है? 80,000 है, तो हम 60 लेंगे। लैंड बिल्डिंग 120 के, बैलेंस शीट में 1 लाख की है। एग्रीड वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ये हमारा मैटर नहीं है, हमने देखना ही नहीं है बैलेंस शीट की वैल्यू को। तो हमने तो सिर्फ वैल्यू कौन सी देखनी है? जो एग्रीड वैल्यू है, जो जिस पर उसने टेक ओवर किया है। सो गुडविल 160, लैंड एंड बिल्डिंग 120, प्लांट 60, स्टॉक 75,
एंड डेटर्स 55,000 पर लिए हैं और क्लियरली मेंशन किया है कैश नॉट टेकन ओवर। और क्रेडिटर्स को कितने पे टेक ओवर किया है? 40,000 पे, क्योंकि क्रेडिटर्स आर टू बी सेटिस्फाइड एट ₹40,000। अब इसमें देख लेते हैं ये सब का टोटल एसेट्स जो भी उन्होंने टेक ओवर की हैं उनकी एग्रीड वैल्यू का टोटल 3,70,000 है। ट्रेड लाइबिलिटीज में सिर्फ क्रेडिटर्स को टेक ओवर किया है 40,000 का, तो इसमें से एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो 3,30,000 आता है। ये हमारा क्या है? परचेज कंसिडरेशन है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो बाकी 2 मेथड्स बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। और जो पिछला लेक्चर था अमलगामेशन पर, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।